अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो चैप्टर है वो है एसिड बेस इन सॉल्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वाटर कैन नॉट एक्ट एज। तो ऑप्शन है लीविस एसिड, लीविस बेस, ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस। तो सबसे पहले हम इन कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं कि लीविस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड कौन होगा और ब्रोंस्टेड एंड लूरी कंसेप्ट के मुताबिक लीविस एसिड एंड बेस कौन होगा। तो लीविस कंसेप्ट को पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लीविस कंसेप्ट, एसिड हमारे पास वो चीज़ है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? एक एक्सेप्टर इज कॉल्ड लीविस एसिड। और बेस कौन होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर जो होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, वो हमारे पास होगा बेस। ए कॉन्स्टेंट टू द ब्रोंस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट या ब्रोंस्टेड कंसेप्ट, एसिड और बेस की डिफिनीशन कुछ यूँ है कि एसिड हमारे पास वो सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन डोनेट करेगा। ठीक है, प्रोटॉन का मतलब है हाइड्रोजन प्लस आयन। ठीक है, और बेस हमारे पास क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, अब ये तो आपको पता चल गया कि लीविस कंसेप्ट क्या कहते हैं और ब्रोंस्टेड एंड लूरी कंसेप्ट अबाउट द एसिड एंड बेस क्या कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं वाटर की तरफ। तो वाटर में आप देख लें कि हमारे पास सेंट्रली ऑक्सीजन है, इसके साथ अटैच है 2 हाइड्रोजन्स। ठीक है, अब हमारे पास इस पे है 2 लोन पेयर्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ब्रोंस्टेड कंसेप्ट को, जो कि इजी सा है कि प्रोटॉन डोनर एंड एक्सेप्टर है। तो हाइड्रोजन जो है, इस क्योंकि ये हाइड्रोजन ये इससे रिमूव हो सकता है। ठीक है, एज अ प्रोटॉन, तो इसलिए अगर ये डोनर है तो हमारे पास ये एसिड हो गया। इसी तरीके से जब हम वाटर को रिएक्ट करते हैं, वाटर प्लस वाटर, तो हमारे पास क्या बनता है? हाइड्रोनियम आयन बनता है H3O प्लस प्लस हमारे पास OH बनता है। तो एक वाटर ने क्या कर दिया? हाइड्रोजन को लॉस कर दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट कर दिया। जाहिर सी बात है, अगर इसको कम कहते कि इसने लॉस कर दिया तो इसने एक्सेप्ट किया होगा, या अगर इसने लॉस किया होगा तो इसने एक्सेप्ट किया होगा, एक ही बात है। ठीक है, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस, दिस इज़ एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लूरी कंसेप्ट। इसके अलावा वाटर के पास है लोन पेयर, 2 लोन पेयर्स हैं। ठीक है, अब ये लोन पेयर ये हमारे पास डोनेट कर सकता है। ये जो लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, तो जब ये डोनेट कर सकता है इसलिए हम इसको कहते हैं कि बेस भी हमारे पास है। लेकिन इसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि तीसरा लोन पेयर ये एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, तो इसलिए वाटर जो है कैन नॉट एक्ट एज अ लीविस एसिड, इट कैन एक्ट एज अ लीविस बेस, ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड बेस, बट कांट बी लीविस एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द pH ऑफ 0.01 मोलर HCl सोल्यूशन इज। तो सबसे पहले अगर HCl सोल्यूशन को हम स्प्लिट कर लें इनटू कंस्टिट्यूएंट H प्लस आयन प्लस Cl। अब चूंकि इसने हमसे क्या मांगा है? pH मांगा है, तो pH के लिए हमारे पास फार्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब चूंकि इसकी मोलरिटी हमें गिवन है 0.01 है, तो इसलिए जब ये डिसोसिएट हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आयन, तो इनकी मोलरिटी भी 0.01 एंड 0.01 मोलर होगी। ठीक है, 0.01। अब हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.01, जिसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻² मोलर। ठीक है, अब इस फार्मूले इसको पुट कर लें, माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻²। अब आपके पास फार्मूला होता है, मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है। ठीक है, तो log ऑफ n पावर n जब आए, जिस तरह अब ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं n log ऑफ m। ठीक है, अब इसको भी हम इस तरह लिखते हैं -2 इंटू log ऑफ 10। log ऑफ 10 आपको पता है कि हमारे पास बराबर होता है, ये सारे आपके मैट्रिक्स में आपने पढ़ा होगा, वही रूल्स है। ठीक है, तो माइनस और माइनस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो के हमारे पास क्या बन जाएगा? +2 बन जाएगा एंड log ऑफ 1। ठीक है, द रिमेनिंग ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C, so the correct option is this one. Next question is an aqueous solution of ammonium chloride is, तो it is acidic। तो क्यों acidic है? Because जो ammonium chloride है, it is a salt that is formed by the
रिएक्शन बिटवीन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम इसको कहते हैं, जब हमारे पास एसिड बेस मिलके हमारे पास सॉल्ट बनाते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारे पास एक वीक बेस है जो कि अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, और एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि HCl है। इन दोनों के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमारे पास बनता है अमोनियम क्लोराइड। जब वाटर में ये डिजॉल्व होता है तो ये हमारे पास क्या देता है, अमोनियम देता है और क्लोराइड आयन देता है। ठीक है, तो जो अमोनियम आयन है NH4+ है, दिस इज़ अ वीक एसिड, और हमारे पास क्या करता है, डोनेट करता है हाइड्रोजन आयन वाटर को। ठीक है, और इसी तरीके से हाइड्रोनियम आयन जो है उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, एंड दैट्स मेक इट एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ विच कंपाउंड इज बेसिक? तो द करेक्ट ऑप्शन इज पोटाशियम कार्बोनेट। वाई? बिकॉज पोटाशियम कार्बोनेट का जो एक्वस सोल्यूशन है वो हमारे पास बेसिक है। क्यों बेसिक है? बिकॉज इट इज़ फॉर्म बाय अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वीक एसिड। जिस तरह पिछले में हमने बता दिया कि वो एसिडिक था, क्यों? क्योंकि उसमें वीक बेस था, स्ट्रॉन्ग एसिड था। अब इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, और वीक एसिड है जो कि कार्बोनिक एसिड है। इन दोनों के मिलने से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमारे पास साल्ट बनता है जो कि पोटाशियम कार्बोनेट है। जब ये डिसोसिएट करता है, यानी जब हम इसका एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, वाटर में इसको डिजॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बोनेट आयन एंड पोटाशियम। ठीक है, ये जो कार्बोनेट आयन है ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। और आपको पता है जब हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होगा तो हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिक इन नेचर है ना। तो जब हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास वो सोल्यूशन जो है वो बेसिक हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स वाई डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास इसमें गिवन है, यानी अमोनियम नाइट्रेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, अमोनियम एसीटेट है, दीज आर नॉट बेसिक। जो इसमें अमोनियम नाइट्रेट है एंड अमोनियम एसीटेट है, ये हमारे पास वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बनते हैं। और जब ये हमारे पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड से बनते हैं तो हमारे पास ये किया गया सोल्यूशन को एसिडिक बनाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो कैल्शियम क्लोराइड है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड से बनता है। लेकिन जब दोनों स्ट्रॉन्ग है, यानी एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। ठीक है, एसिडिक या बेसिक नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट अबाउट द एसिड इज नॉट करेक्ट? नंबर 1, एसिड कंटेन हाइड्रोजन आयन इन द सोल्यूशन, कंटेन ऑक्सीजन, हैज अ pH लेस देन 7, गिव अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अ कार्बोनेट। तो देखिए ये सारे एसिड की प्रॉपर्टी है एक्सेप्ट वन दैट इज कंटेन ऑक्सीजन, बिकॉज कुछ एसिड ऐसे हैं जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है। फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एसिड हो गया। ठीक है, मैं आपको फार्मूला भी लिख देता हूँ, H2CO3। लेकिन HCl भी हमारे पास एक एसिड है ना। अगर आप कहते हैं कि H2SO4 में ऑक्सीजन है तो HCl में हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो दिस इज़ नॉट अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एसिड के एसिड में खामखा ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन बिल्कुल इस हर एसिड में हाइड्रोजन आयन होगा, यह आपने ज़रूर याद रखना है, क्योंकि इसी वजह से तो ब्रॉन्स्टेड एंड लुरी कंसेप्ट आया हुआ है ना। चूँकि बाज़ चीज़ें ऐसे हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें हाइड्रोजन नहीं है तब भी वो एसिडिक है, वो अलग बात है, वो कुछ एक्सेप्शंस हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द एसिड का ये डिफिनीशन है कि उसमें हाइड्रोजन आयन होगा, वो हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा। ये सारे कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड एंड लुरी कंसेप्ट के मुताबिक हैं। तो इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट एन एसिड। एसिड का pH भी 7 से कम होगा, और 7 को हम न्यूट्रल कहते हैं, जो इससे कम होता है 7 से उसको हम बेसिक एसिड कहते हैं, और जो 7 से जिसका pH ज़्यादा होगा उसको हम बेसिक कहेंगे। ठीक है, और जो कार्बोनेट होंगे, यानी जिस तरह मैंने अभी आपको ये वाला देख दिया ना कार्बोनिक एसिड, तो जब ये हमारे पास डिसोसिएट करेगा तो ये हमारे पास क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ अ लिक्विड हैज़ अ pH ऑफ 7, तो अभी मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास अगर 7 है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल। लेकिन अगर 7 से ज़्यादा है लाइक 8 है तो ये हमारे पास क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, लेकिन अगर 7 से हमारे पास क्या है ऊपर की तरफ, यानी 6 है तो ये हमारे पास क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये सारे एसिडिक में आते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है ना, तो इट इज़ न्यूट्रल। ठीक है, an air is bubbled through a pure water, the pH is lower from 7 to 5.6, which gas in the air is responsible for this change? तो क्या हो गया कि 7 से pH चला गया 5.6 पे, यानी मतलब ये है कि pH हमारे पास क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। pH रिड्यूस होने का मतलब ये है कि एसिडिटी हमारे पास क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब ये है कोई ऐसा चीज़ इसमें डिज़ॉल्व हुआ है जो कि एसिडिक इन नेचर है।
तो इसमें आप देख रहे हैं अर्गान हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है। द ओनली ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एसिडिक इन नेचर, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस एसिड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब एयर में मिल जाता है वाटर के साथ तो कार्बोनिक एसिड बनाता है, पूरा एक सिस्टम है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। A 53 cubic centimeter of 1 mole per dm cube nitric acid is added to 50 centimeter cube of 1,5 solution. What would be the pH of the resulting solution? Potassium hydroxide. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 7. Why? Because it is a neutral solution. How? नंबर, सबसे पहले हम इसके फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल के लिए फार्मूला होता है वॉल्यूम इन डीम क्यूब मल्टीप्लाई बाय मोलरिटी। तो फर्स्ट जो हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब एंड उसके मोलरिटी है 1 मोल। तो 25 को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, अच्छा ये 25 सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे इनटू डीम क्यूब, ठीक है। तो डीम क्यूब में हमारे पास आ जाएगा 0.05 n/1। जब 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.25 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ये किसके लिए फाइंड आउट करते हैं? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के लिए। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की हमारे पास बन जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.5 है। 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2 या आप 0.5 भी लिखते, तो इससे भी बनता है 0.025 मोलरिटी, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। इसके साथ आप लिख लिए मोल्स, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने इक्वल अमाउंट के मोल्स लिए हैं किसके? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के और नाइट्रिक एसिड के, ठीक है, H2NO3, ठीक है। तो जब हमने दोनों के इक्वल मोल्स लिए हैं और दोनों हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसलिए जब इसकी क्वांटिटी सेम है तो इसलिए जो सोल्यूशन इसका बनेगा, रिजल्टिंग सोल्यूशन, वो हमारे पास न्यूट्रल होगा। और न्यूट्रल सोल्यूशन का pH हमेशा क्या होता है? 7 होता है, ठीक है। If dry citric acid crystal are placed on a dry litmus paper, they will turn yellow, green, red, remain unchanged. देखिए, सिट्रिक एसिड अगरचे हमारे पास एसिड है, लेकिन लिटमस पेपर का जो टेस्ट है वो हम तब करते हैं जब एसिड एक्वस सोल्यूशन में मौजूद हो, उसका एक्वस सोल्यूशन हो। हम उसको ड्राई कंडीशन में टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए सिट्रिक एसिड को अगर हम इसके साथ लिटमस पेपर टच भी कर ले तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिमेन अनचेंज, ठीक है। अ बेस इज अ सब्सटेंस विच विल न्यूट्रलाइज इन एसिड, विच ऑफ दीज इज नॉट अ बेस। इसमें कौन सा ऐसा है जो हमारे पास बेस नहीं है? तो दैट करेक्ट ऑप्शन इज पोटाशियम क्लोराइड। वाई पोटाशियम क्लोराइड इज नॉट अ बेस? बिकॉज it is a neutral salt which is formed by the strong acid HCl and a strong base potassium hydroxide, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या है? बेस है, बेसिक इन नेचर है, वेदर दे आर बेसिक ऑक्साइड लाइक कॉपर ऑक्साइड, या वेदर दे आर वीक बेस लाइक इमोनियम, जो इसका एक्वस इमोनिया है, ठीक है, या वेदर दे आर बेसिक सॉल्ट दैट इज सोडियम कार्बोनेट। लेकिन जो हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड है यानी KCl, ये हमारे पास बनता है किस चीज़ से? HCl से और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से। बोथ आर दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, ठीक है। एक HCl हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, KOH हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है तो इससे न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, एसिडिक या बेसिक सॉल्ट नहीं बनता, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो कि पुल्ली आयनाइज होता है इन द एक्वस सोल्यूशन, या हमारे पास हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है, या जो भी आप डेफिनेशन कह दें, लेकिन वो पुल्ली आयनाइज होगा। वीक एसिड वो होता है जो कि पार्शियली आयनाइज होता है, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ दीज ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिडिक? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, बिकॉज जब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होता है तो सल्फ्यूरस एसिड बनाता है और सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। अदर ऑप्शंस को अगर हम देख ले तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो जब वाटर में डिजॉल्व होता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, एंड यू नो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर। इसी तरीके से जो सोडियम ऑक्साइड है वो भी वाटर में डिजॉल्व होके क्या बनाए? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। इसी तरीके से सिलिकॉन ऑक्साइड जो है वो हमारे पास तरह से वाटर में डिजॉल्व भी नहीं होता। तो द ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट इज ऑप्शन नंबर सी। When crystal of copper sulfate are heated, the color change from blue to white. This is caused by, so the correct option is option number A, that is the loss of water
ओनली, ठीक है। वाई? बिकॉज जो क्या नाम है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें है कॉपर सल्फेट में, जो फार्मूला भी आप देख रहे हैं कॉपर SO4.5H2O। तो इसमें जब हम इसको हीट अप करते हैं तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है इससे लॉस हो जाता है, ठीक है, ये वाटर। तो जब हमारे पास इससे ये लॉस होता है तो इसको अब हम कहते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट से ये कन्वर्ट हो गया इनटू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है उसका कलर होता है ब्लू, और जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है उसका कलर होता है वाइट। सो इसलिए जब हम कॉपर सल्फेट को हीटअप करते हैं तो इससे ये वाटर जो है लॉस हो जाती है, और एज ए रिज़ल्ट ब्लू कलर चेंज हो जाता है इनटू वाइट। द ऑक्साइड ऑफ अ मेटल was found to react with HCl and aqueous NaOH। एक मेटल है जिसका ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करता है, HCl के साथ भी करता है एंड NaOH के साथ भी रिएक्शन करता है। विच ऑफ दिस इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑक्साइड? देखिए, अगर एक चीज़ एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये एम पोटेरिक है। MP का मतलब होता है डुअल नेचर, जिसका डुअल नेचर होता है, यानी एसिडिक भी काम करता है, बेस भी काम करता है। यानी जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इट रिएक्ट लाइक अ बेस, ठीक है, खुद किसकी तरह रिएक्ट करता है, बिहेव करता है बेस की तरह। लेकिन जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो खुद किसकी तरह रिएक्ट करता है, एसिड की तरह। फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो एक्ट लाइक अ बेस। कैसे बेस के तौर पर काम करता है कि ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोजन आयन बनाता है। लेकिन जब ये हमारे पास बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एक्ट लाइक अ एसिड, ठीक है, यानी प्रोटॉन डोनेट करता है। तो द ओनली ऑप्शन दैट इज करेक्ट इज ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, दी नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है सोल्यूशन एंड कोलाइड। द फर्स्ट MCQ इज 18 ग्राम ऑफ glucose is dissolved in 180 ग्राम ऑफ वाटर, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज। तो ऑप्शन हमारे पास है 1, 1.8, 0.01, 0.001, सही है। तो आपने पढ़ा होगा राउट्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है, जिसको हम लिख सकते हैं डेल्टा P डिवाइडेड बाय P0, सही है, ये बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सही है। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी X2 पॉइंट आउट कर ले तो हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कि डेल्टा P बाय P है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, सही है। तो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ जो X2 है एब्सोल्यूट, ये किस चीज़ के बराबर, ये हमारे पास बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम लिखते हैं N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सही है। मैं इधर लिख भी देता हूँ, N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय जो N1 है दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सही है। सो अब हमारे पास आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना है। तो किस तरह करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी N2 वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, चूँकि 18 ग्राम ग्लूकोज डिज़ोल्व हुआ है इन द 180 ग्राम ऑफ वाटर, तो सॉल्यूट हमारे पास ग्लूकोज है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू मास इन ग्राम ऑफ ग्लूकोज, जो है हमें क्वेश्चन में गिवन है 18 ग्राम है, डिवाइडेड बाय, आपको फार्मूला तो याद है ना, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज हमारे पास है 180 ग्राम पर मोल, सही है, और दिस इज ग्राम। अब इसको अगर आप कैलकुलेट कर ले तो हमारे पास बन जाएगा 0.1 या 0.1 मोल्स, ठीक हो गया। इसी तरीके से आप अब N1 फाइंड आउट कर लें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो वो हमारे पास कितना है 180 ग्राम ऑफ वाटर, मास इन ग्राम इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 18 ग्राम पर मोल, जो कि क्या है मोलर मास ऑफ वाटर है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 10 मोल्स, सही है। अब इजी हो गया, अब इसको जस्ट पुटिंग आपने करनी है, X2 इज इक्वल टू N2 कितना है हमारे पास 0.1 है, सही है, और हमारे पास N1 10 प्लस 0.1 है। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं बिकॉज दिस इज टू मच स्मॉल वैल्यू एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द सॉल्वेंट विच इज़ 10, सही है। तो आप इसको 0.1 डिवाइड बाई 10 लिख सकते हैं। अब इसको अगर आप डिवाइड कर ले तो हमारे पास बन जाएगा 0.01, सही है। इसके साथ कोई यूनिट नहीं आएगा बिकॉज बहुत प्रेशर्स का रेशो है, और जब सेम चीज़ों का रेशो हो तो उसका हम यूनिट नहीं लगाते। तो ऑप्शन सी इज़ और राइट ऑप्शन, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 ग्राम ऑफ अ
10% weight by weight NaOH contain 10 ग्राम ऑफ NaOH. सिंपल इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 10% NaOH का क्या हो एक्सक्लूशन हो 10%, तो उसमें कितना सॉल्वेंट होगा, यानी 10 ग्राम तो हमारे पास क्या हो गया NaOH हो गया, सही है। अच्छा, ये वेट बाय वेट का मतलब ये होता है ना, अब इधर हमारे पास है 10% वेट बाय वेट, सही है। तो इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम हमारे पास क्या है, या 10 पार्ट्स आप लिख दे, क्योंकि इधर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है ग्राम, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 10 ग्राम। तो 10 ग्राम NaOH है, ठीक है, और 90 ग्राम क्या है, वाटर है, सही है, क्योंकि ऑप्शन से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास वाटर है। अब चूँकि दोनों सेम यूनिट है वेट वेट, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 10% का मतलब होगा 10 एंड 90 सॉल्यूट होगा। इसकी बजाय अगर आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ जाए तो वो भी इसी तरह हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिफरेंट यूनिट आता है, यानी वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वेट, तो फिर उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ठीक है। तो फॉर दिस क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 10 ग्राम है, 100 ग्राम है, ठीक है। तो 100 ग्राम सोल्यूशन में 10% क्या है, यानी 10 ग्राम हमारे पास NaOH है, तो 90 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा। तो अब इसमें देख ले, 100 ग्राम है तो ये गलत हो गया, ये भी 110 है, ये भी गलत हो गया, 10 ग्राम ऑफ वाटर है, ये भी गलत हो गया। द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी 100 ग्राम सोल्यूशन। अगर 10 ग्राम हमारे पास क्या है, NaOH है, और 90 हमारे पास वाटर है, तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलता है तो हमारे पास बनता है सोल्यूशन। तो 10 + 90 इज इक्वल टू 100 ग्राम सोल्यूशन, सही हो गया। तो डी इज आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेट बाय वेट सोल्यूशन हैज़ द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। ऑप्शन हमारे पास है 18 ग्राम, 6 ग्राम, 34 सक्रोज, 9% ग्लूकोज। तो देखिए इसमें हमारे पास एक कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट ये है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, यानी हम लिख सकते हैं कि मोलैलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट, सही है, फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपने ये याद रखना है कि हमारे पास क्या है, हमने मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है इन सारे ऑप्शंस का। जब इसका हम फाइंड आउट कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि किसका मोलैलिटी सबसे ज़्यादा है। जिसका मोलैलिटी सबसे ज़्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, और हमसे मांगा भी है लोवेस्ट का, तो वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। अब मोलैलिटी किस चीज़ के बराबर है, मोलैलिटी के लिए हमारे पास फार्मूला है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by mass of solvent in kg, mass of solvent in kg, सही हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसको जस्ट आपने कैलकुलेट करना है इन सारे ऑप्शंस का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास है 18% ग्लूकोज, क्योंकि वेट बाय वेट है, तो मैंने पहले भी आपको बता दिया कि इसका हमारे पास सॉल्यूट कितना होगा, सॉल्यूट 18 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना होगा, जो बाकी रह गया 82, सही हो गया। इसी तरीके से आपने सबका क्या करना है, फाइंड आउट करना है, सही है। तो सबसे पहले चूंकि इधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो इसके लिए हमें मोलर मास चाहिए इन सारों का, तो वो हमारे पास है मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज़ 180, यूरिया इज़ 60 एंड सक्रोज इज़ 342, सही है। तो अब जस्ट हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम जो कि है 18, हम ग्लूकोज के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, सही है, डिवाइडेड बाय, इसको आप छोड़ दे, मैं नंबर ऑफ मोल्स का पहले फाइंड आउट करता हूँ, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, सही है। तो मोलर मास हमारे पास क्या है, मोलर मास ग्लूकोज का है 180, सही हो गया, मल्टीप्लाई बाय ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 82, सही हो गया। इसको अगर आप कैलकुलेट कर ले तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 बन जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 82, सही हो गया। इसको अगर आप कैलकुलेट कर ले तो आपके साथ आंसर आ जाएगा 1.2 n2 10⁻⁻3, सही है। इसी तरीके से अगर आप यूरिया के लिए कैलकुलेट कर ले, यूरिया के लिए तो मास इन ग्राम कितना है आपके साथ 6 है, तो 6 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है ग्लूकोज का 60 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय
अब 6 अगर इससे आप अब सॉल्वेंट का फाइंड आउट कर ले, अगर 6 हमारे पास सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कितना रह गया पीछे 94, सही हो गया 94। तो इसको अगर आप कैलकुलेट कर ले तो आपके पास आ जाएगा 1 × 10⁻³ सही है। इस तरीके से आप सक्रोस के लिए करें सक्रोस। तो हमारे पास मास इन ग्राम कितना है 34.2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोलर मास, क्योंकि हम नंबर ऑफ मोल पहले फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो मोलर मास कितना है 342, 0.30 को आप जोड़ दे पर सिंप्लिसिटी, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर 34 ये है तो पीछे रह गया 64 सॉल्वेंट रह गया। इसको अगर आप कैलकुलेट कर ले तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5 × 10⁻³ सही हो गया। इसी तरीके से 9% ग्लूकोज के लिए कर ले तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा, अगर डायरेक्ट में सॉल्व कर लूँ तो हमारे पास आ जाएगा 5.4 × 10⁻⁴ सही है। तो इन सब का आप मैंने तरीका समझा दिया, बाकी आपका काम है इन सबको कैलकुलेट करना, ठीक है। मैंने बस कैलकुलेट भी कर दिया। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ दिस वन, नेक्स्ट इज़ दिस, नेक्स्ट इज़ दिस एंड दिस इज़ द लास्ट वन। तो अब इसमें देख ले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लोएस्ट प्रीजिम पॉइंट किसका होगा, मैंने आपको ट्रिक बता दिया है जिसका मोलैलिटी सबसे ज़्यादा किसका है, इसका -4 है तो ये निकल गया, -3 -3 -3 सबका है। अब इसका ये वैल्यू आप देख ले कि इसमें 0.5 सबसे ज़्यादा है, 1 है, 1.2 है, तो मतलब सक्रोज हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ और राइट ऑप्शन सही है। ऑल सोल्यूशंस कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विल हैव। अच्छा, ये क्वेश्चन बुक में ही मेंशन गलत हुआ है, क्योंकि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है तो वो हमारे पास अगर हम मोल्स लेते हैं सबका सेम तब हमारे पास वो सेम आता है, ठीक है। अगर मोल सेम हो तो वो हमारे पास सेम आता है, अगर मोल्स हमारे पास सेम ना हो तो वो हमारे पास गलत आएगा, ठीक है। क्योंकि जब इसका हम मोल्स फाइंड आउट करते हैं 1 ग्राम का, तो एक सब्सटेंस के 1 ग्राम का मोल कुछ और आएगा, दूसरे का कुछ और आएगा, दूसरे का कुछ और आएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन सिरे से गलत है, इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। लेकिन अगर मोल होता तो फिर ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट होता, ठीक है। 1 मोल सबका सेम अगर होता। मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज, तो मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको पता है कि हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास बराबर है 1 kg/dm³। अब इसी से हम इसका मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास फार्मूला है मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm³ सही है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल किस तरह फाइंड करते हैं, मास इन ग्राम, जो कि हमारे पास 1 kg है तो हमारे पास हो जाएगा 1000 मास इन ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। तो मोलर मास कितना है हमारे पास, वो हमारे पास है 18 ग्राम पर मोल सही है। और जो वॉल्यूम इन dm³ है इसको हम लिख सकते हैं 1/वॉल्यूम इन dm³, जो कि हमारे पास है 1 सही है, 1 dm³। अब इसको अगर आप कैलकुलेट कर ले तो हमारे पास बन जाएगा कुछ 50.5 बन जाता है, ठीक है, मोलर। तो जो सी नंबर ऑप्शन है दैट इज़ आवर राइट ऑप्शन। अ सोल्यूशन ऑफ यूरिया molecular weight 60 is 10% weight by volume. The volume in which 1 mole of it is dissolved will be. तो इधर आपको इसी में आपका ऑप्शन जो है वो आप इधर से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, अगर 10% वेट बाय वॉल्यूम है तो इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम यूरिया जो है वो हमारे पास कितने 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में क्या है डिजॉल्व हुआ है, ठीक है, वो प्रेजेंट है। तो अब इसने पॉइंट ये करना है कि द वॉल्यूम इन विच 1 मोल विल बी डिजॉल्व, यानी अगर 10 ग्राम 100 सेंटीमीटर क्यूब में है तो 1 मोल यूरिया कितने में डिजॉल्व होगा। तो वेरी सिंपल, क्योंकि हमें मोलर मास का पता है कि 1 मोल का कितना मास होगा, तो 1 मोल इज इक्वल टू 60 ग्राम। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 1 ग्राम यूरिया का फाइंड आउट करना है। जब 1 ग्राम का हो जाए तो हम 60 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 1 मोल बन जाएगा। तो 1 ग्राम यूरिया इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर क्यूब सही है। जस्ट मैंने दोनों साइड को 10 पे डिवाइड किया है, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। तो हमारे पास बन जाएगा 10 सेंटीमीटर
क्यूब। अब 1 ग्राम यूरिया अगर हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में है तो 60 ग्राम जो कि 1 मोल बनता है वो हमारे पास कितने का होगा। तो सिंपल 60 ग्राम यूरिया इज इक्वल टू 60 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हमने किया सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन, तो इससे बन जाएगा 600 सेंटीमीटर क्यूब। अब ऑप्शन में आप देख लें कि हमारे पास 60 सेंटीमीटर है, 600 नहीं है, तो हमने इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सिंपल हमने क्या 1000 पे डिवाइड करना है, हमारे पास ऑप्शन बन जाएगा 0.6 डेसीमीटर क्यूब। तो जो बी नंबर ऑप्शन है दैट इज़ आवर राइट ऑप्शन। Next question is the solubility of a solution in as a substance decrease with increase in temperature if the heat of। तो अगर हमारे पास देखें बाज़ सब्सटेंसेस का solubility in solvent वो डिक्रीज़ होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर और बाज़ का इंक्रीज़ होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, शुगर जो है शुगर की solubility इन वाटर ये हमारे पास इंक्रीज़ होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर लें, लेकिन इसकी बजाय अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड ले लें जिसको हम चूना कहते हैं पेंट वगैरह, तो वो डिक्रीज़ होती है उनकी सॉल्युबिलिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सही हो गया। तो अब यही बता रहा है कि हमारे पास द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूशन इन अ सब्सटेंस डिक्रीजेस, यानी ये वाला कंडीशन है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। तो क्यों ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि उसका जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। जब वो हमारे पास नेगेटिव है यानी ड्यूरिंग रिएक्शन जब वो सब्सटेंस रिएक्ट करता है तो उससे प्रोड्यूस होता है हीट। सही है। तो अब अगर हमने रिएक्शन को आगे प्रोसीड करना है तो इस हीट को हमने क्या करना है, इसको एब्जॉर्ब करना है किसी तरीके से, यानी इस सब्सटेंस को हमने ठंडा करना है। अगर ये उसका टेम्परेचर हम कूल कर दे तो ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी और भी हो जाएगी। लेकिन अगर उसका टेम्परेचर हम और इंक्रीज़ कर ले तो सॉल्युबिलिटी और भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर हीट ऑफ रिएक्शन हमारे पास नेगेटिव है तो हमारे पास क्या होगी, सॉल्युबिलिटी एक सब्सटेंस का डिक्रीज़ होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सही है। This happens because when the heat of solution is negative यानी exothermic, the solution यानी dissolution process release heat। इससे क्या होता है, हीट रिलीज होता है। Adding more heat यानी that is increase in temperature will shift the equilibrium to favor the undissolved state। ठीक है, एक साइड पे हमारे पास undissolved state है यानी undissolved state, दूसरी तरफ था dissolved, यानी इधर हमारे पास रिएक्टेंट है, इधर हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, अब प्रोडक्ट के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना चाहिए, तब वो ये वाला रिएक्शन करेगा। ठीक है, लेकिन चूंकि अब रिएक्शन इस तरह है यानी एक्सोथर्मिक है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो अब हमने क्या करना है, इस टेम्परेचर को लोअर करना है। अगर हम इस टेम्परेचर को लोअर नहीं करेंगे तो ये अनडिसॉल्व्ड स्टेट की तरफ आएगा, ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन व्हेन 9 ग्राम ऑफ इट इज डिसॉल्व इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन इज। तो मोलरिटी का हमारे पास फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन डेसीमीटर क्यूब। सही हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम फाइंड आउट करते तो हमारे पास क्या है, क्योंकि 9 ग्राम है ग्लूकोज तो मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस, सॉरी 9 ग्राम जो है वो हमारे पास कितने में डिजॉल्व हुआ है, 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस, तो मोलर मैस ग्लूकोज का कितना है 180 ग्राम। सही हो गया। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1/20। सही हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास है 250 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमने इसको क्या करना है, डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो साथ इसको हम 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 0.25 dm³। सही हो गया। अब इसको हमने क्या करना है, सिंपल 1 वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है 0.25 dm³, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास बन जाएगा 0.2 मोलर।
अब ऑप्शन में आप देख ले कि हमारे पास 0.25 मोलर है, 0.2 SM का कुछ और मतलब है, ठीक है, 0.5 मोलर है, तो ये ऑप्शन हमारे पास इधर नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। लेकिन अगर इसमें एक ऑप्शन इस तरह होता 0.2 मोलर तो फिर ये ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन इधर चूंकि यूनिट जो है ये मोलरिटी का है, या आप जो है इसको और यूनिट कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट द यूनिट ऑफ मोलरिटी। ओके, next is sea water has almost about 6 ppm parts per million dissolved oxygen. What mass of the dissolved oxygen is present in 1 kg of the sea water? यानी क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमारे पास 6 पार्ट्स पर मिलियन है, ठीक है, और कितना, अब क्वेश्चन में ये हमसे पूछ रहा है कि ऑक्सीजन जो कि इसमें डिज़ोल्व हुआ है, ठीक है, 1 kg सी वाटर में, तो वो कितना ऑक्सीजन है, सिंपल हमने ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पार्ट्स पर मिलियन का फार्मूला आना चाहिए, और ओ का फार्मूला हमारे पास क्या है, पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। चूँकि मिलियन है इसलिए हम 10⁻⁶ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सही हो गया। अब हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन ऑलरेडी गिवन है जो कि हमारे पास 6 है, मास ऑफ सॉल्यूट जो कि हमारे पास ऑक्सीजन है वो हमने फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि सी वाटर है और 1 kg है, तो वो हमें ऑलरेडी गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। अब क्वेश्चन तो ईजी हो गया इसको सॉल्व करना, तो किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर ले तो ये 6 kg बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। अब 10⁻⁶ को इस साइड पे लेके आए तो 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻6 हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन से इस साइड आने पे इसका जो साइन है वो उलट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन हमारे पास बराबर हो जाएगा 6 × 10⁻⁻6 kg, सही हो गया। अब ये हमारे पास हो गया आंसर। अब क्वेश्चन में देख ले 6 ग्राम है और kg में 6 × 10⁻³ है, तो ये गलत हो गया, ये नहीं है, ठीक है, 6 ग्राम भी गलत है। अब 6 × 10⁻³ ग्राम है, ये मिलीग्राम है, तो अच्छा हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, किस में, तो 6 × 10⁻6 ग्राम, किलो का मतलब बोले 10⁻3, सही हो गया, तो 6 × 10⁻3 ग्राम, ठीक हो गया। तो दिस इज़ और राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलेटाइल, ग्लूकोज नो, यूरिया नो, सक्रोज नो। वाटर हमारे पास वोलेटाइल हो सकता है, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर ले तो ये वोलेटाइल है। द वोलेटाइल सब्सटेंस अमंग द ऑप्शन इज डी। वोलेटिलिटी का मतलब क्या है, द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू वेपोराइज। वाटर हैज़ रिलेटिवली लो बॉइलिंग पॉइंट, इन सब ऑप्शन के मुताबिक वाटर का इनसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, तो इसलिए जब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसलिए ये लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इवापोरेशन जो है वो रूम टेम्परेचर भी हो सकता है, ठीक है। सो डी इज और राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ कोलाइड, सही है, तो इट इज़ हेट्रोजीनियस, येस, कोलाइड इज हेट्रोजीनियस। इट स्कैटर लाइट, येस, इट स्कैटर लाइट्स। कैन पास थ्रू अल्ट्रा पेल्टर पेपर, नो, इट कैन पास थ्रू सिंपल pelter paper, pelter paper, but it can't pass through the ultra pelter paper, सही हो गया। Its particle cannot be seen under ordinary microscope, yes, its particle are too small to be seen under ordinary microscope, so इसका हम नहीं देख सकते इनका पार्टिकल, सही हो गया। तो दैट्स वाई जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज़ और राइट ऑप्शन, कि ये पास नहीं हो सकता, दिस इज नॉट ट्रू अबाउट कोलाइड। एरिजोल्स आर कोलाइड, एरिजोल हमारे पास क्या है, कोलाइड्स हैं, विच कंटेन अ सॉलिड डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड डिस्पर्स्ड इन अ सॉलिड डिस्पर्स्ड इन अ गैस, एंड अ लिक्विड डिस्पर्स्ड अ लिक्विड इन अनदर लिक्विड। सबसे पहले एरिजोल क्या चीज़ है, एरिजोल हमारे पास है, इट्स अ टाइप ऑफ कोलाइड, जो कि क्वेश्चन में भी हमें मेंशन है कि एरिजोल्स आर कोलाइड्स वेयर स्मॉल पार्टिकल्स, और पार्टिकल क्या है, लिक्विड और सॉलिड, आर डिस्पर्स्ड इन अ गैस, तो हमें ऑप्शन मिल गया लिक्विड डिस्पर्स इन अ गैस एंड सॉलिड डिस्पर्स इन अ गैस, यानी बी नंबर ऑप्शन, और जो हमारे पास सी नंबर ऑप्शन है, एक मिनट मैं इसको करेक्ट कर दूं, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास ये है, बी इज़ लिक्विड डिस्पर्स्ड इन अ गैस एंड अ सॉलिड डिस्पर्स इन अ गैस, तो ये आप कर ले सी नंबर ऑप्शन, सही है।
इसको आप सी कर ले, इसको आप डी कर ले, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये ऑप्शन आ गए, ठीक है। इन अ गैस, यानी हमारे पास किस में हो, गैस में होगा। द डिस्पर्स्ड फेज कैन कंसिस्ट ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड, या हमारे पास लिक्विड हो सकता है, और फाइन सॉलिड पार्टिकल्स, एंड द डिस्पर्जन मीडियम इज यूजुअली एयर। तो एरिजोल में क्या होगा, या तो सॉलिड या तो लिक्विड, किस में डिजॉल्व होगा, एयर में डिजॉल्व होगा। और इसके एग्जाम्पल्स क्या है, लिक्विड डिस्पर्स इन अ गैस, इसके एग्जाम्पल है पोक या मेस्ट, जिसमें क्या होता है, हमारे पास छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स वाटर के होते हैं और वो गैस में डिजॉल्व होते हैं। अब सॉलिड डिस्पर्स इन अ गैस का एग्जांपल क्या है, उसका एग्जांपल हमारे पास है स्मोक। स्मोक के क्या होते हैं, हमारे पास जो एशेज या कार्बन पार्टिकल्स, वो हमारे पास क्या होते हैं, गैस में डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। मतलब गैस में डिस्पर्स होता है एयर में, तो इसको हम कहते हैं सॉलिड डिस्पर्स इन अ गैस, और इसको हम कहते हैं एरिजोल। सो दैट्स वाई जो बी नंबर ऑप्शन है, यानी अ लिक्विड डिस्पर्स इन अ गैस इन अ सॉलिड डिस्पर्स इन अ गैस, वो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 जो है बी एंड सी, दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर ऑप्शन कोई आगे पीछे हो तो अकॉर्डिंग टू बुक मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो उसके मुताबिक आप कर ले, ठीक है। ऑप्शन डी अ लिक्विड इन अनदर लिक्विड, नो दिस इज रॉन्ग। इन अ सॉलिड डिस्पर्स इन अ लिक्विड, दिस इज आल्सो रॉन्ग। सही हो गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।